ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारे साथ बने हुए हैं राजेंद्र भंडारी, जो उत्तराखंड रक्षा मोर्चे के महामंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री भी हैं। भंडारी जी, आपके जो एजेंडे हैं उनमें परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर आपकी पार्टी का विजन क्या है? हमारी पार्टी का विजन ये है, हम पहले से भी कहते आए हैं। हमने अभी भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है जी। और हम बार बार जो है इस बात को जो है अनेक मंचों पे उठाते आए हैं कि भाई आज 12 साल हो गए हैं, सिंचाई नहरों पे हमारा जो है कब्जा नहीं है, यहाँ पे आवास विकास पे हमारा कब्जा नहीं है। आज भी 112 कर्मचारी आवास विकास के उत्तराखंड में काम कर रहे हैं जी। और वो गवर्न हो रहे हैं उत्तर प्रदेश से। यहाँ की जो कॉलोनियाँ, आवश्यक कॉलोनियाँ हैं, जो ज़मीनों ने कब्जा कर रखी है वो उनके अंडर में है। ये कैसा राज्य है? आज नदियाँ हमारे काबू में नहीं है, नदियों में भी एग्रीमेंट उनके हो रखे हैं। तो राज्य आपने दिया है, हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से, भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं कि आपने हमको राज्य दिया है। अन्य राज्यों में तो ये विकृतियाँ नहीं है, यहाँ उत्तराखंड में क्यों विकृति आई? क्या आपने ये उपनिवेश बना, एक मतलब उपनिवेश बना के जो है उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बना के हमको राज्य के रूप में दिया? तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ये। लेकिन इस गंभीर समस्या पर जब इस राज्य का गठन हुआ तो राज्य गठन के प्रस्ताव पर या उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के प्रस्ताव पर तात्कालीन उत्तर प्रदेश की विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा देश की सबने अपनी मंजूरी की मोहर लगाई। उसके बाद ही राष्ट्रपति जी ने उसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात किए हैं। तो चूंकि प्रतिनिधियों की सहमति उसमें रही। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस टाइम यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी जी, और यहाँ से 19 विधायक बीजेपी के वहाँ आसीन थे। एक भी विधायक ऐसा नहीं था कि जो उनकी ड्राफ्टिंग की भाषा समझ सकते। अगर वो ड्राफ्टिंग की भाषा समझ सकते, या ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी कुर्सियों की खातिर जो है जुबान नहीं खोली, जिसका आज खामियाजा हम भुगत रहे हैं। परिसंपत्तियों के मुद्दे पे उस टाइम जो मेरी जानकारी में है, मुन्ना सिंह चौहान जी ने एक सवाल वहाँ रखा था और उसके बाद उनको मेरे ख्याल से वहाँ से जो है अपने विधायक से भी इस्तीफा देना पड़ा था, जब वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। उस टाइम जो है सपा छोड़नी पड़ी। एक मसौदा तैयार किया था उन्होंने और परिसंपत्तियों के मुद्दे पे वो खुल के बोले थे। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई मंत्री जो यहाँ बीजेपी का था, उसने वो नहीं बोल पाया। या वो उसकी अपनी मजबूरी थी कि भाई कल को राज्य बनेगा तो हमको मंत्री पद मिलेगा या जो भी हो रहा होगा। लेकिन उन्होंने अपनी जो है मजबूरियों की वजह से जो है इस उत्तराखंड का जो है नुकसान कर दिया। अब अगर आप इस नाम पर वोट मांगते हैं, आपको पॉलिटिकल एजेंडे में रखते हैं, तो लोग कैसे अपेक्षा करें कि चूंकि ये विषय तो वो हो गया है, राज्य का गठन हो भी गया, विसंगतियों के साथ हो गया है, तो इस विसंगति को आप दूर कर पाएंगे? इसके लिए कोई फॉर्मूला है आपके पास कि लोग फॉर्मूला नहीं है, सब लोगों को मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये उत्तराखंड की जनता में इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। सबको मिलकर जो है इसकी लड़ाई मतलब नारे लगाने पड़ेंगे, लड़ाई मतलब उत्तराखंड रक्षा मोर्चे को वोट देना पड़ेगा। जैसे राज्य के लिए आंदोलन मांगा गया है, मुझे तो जो लगता है कि आने वाले भविष्य में हो सकता है इसमें समय लग जाए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग जाए, लेकिन पुनः इससे बड़ा आंदोलन फिर होगा। इसमें कोई मतलब हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आंदोलन तो जरूर होगा। बगैर आंदोलन के अब ये काम नहीं होने वाला। लेकिन आंदोलन से होगा क्या? सरदार भगत सिंह जो थे, उनका नाम सिर्फ भगत सिंह लिखा जाएगा, इस बात को लेकर भारत के तत्कालीन हुक्मरानों ने अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर ली। देखो, आंदोलन से ही सब कुछ होता है, बगैर आंदोलन के तक कुछ। सुभाष चंद्र बोस जी भारत में आतंकवादी रहेंगे, जो उस पर ट्रीटी कर ली। आपके तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने इन तमाम चीजों को मान लिया, जिसके बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया। तो आंदोलन से आप कैसे सॉल्व होगा? देखो राजीव जी, इस उत्तराखंड में आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा, इस उत्तराखंड में जो है बहुत बुरा सीन आने वाला है, जो हमको महसूस हो रहा है। और हमको दुख इस बात का है कि हमको वो सब चीज़ें अपने सामने देखनी पड़ेंगी। आज राजनीति में इतनी विकृति पैदा हो गई है। आज जिस प्रकार से जिस तरफ राज्य जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में जो है इसको कोई ढंग से संभाल पाएगा और इसके नतीजे ठीक नहीं आएंगे। आप स्पष्ट रूप से बताएं ना, अगर ऐसा कोई गंभीर खतरा है। गंभीर खतरा यह है, आप समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन आप बताएंगे नहीं तो शायद गंभीर खतरा यह है कि आपकी यहाँ की सारी जितनी ज़मीनें हैं, ज़मीनें भूमाफियों ने अपने कब्जे में ले ली हैं। आपका पार से जो है 6 विधानसभा सीटें घटा दी गई हैं। 2032 में जब पूरा दोबारा परिसीमन होगा तो निश्चित तौर पे जितनी अब 30 हैं तो वो 17 ही रह जाएंगी। दूसरा, जिस प्रकार से मूल निवास की बात हो रही है, अगर बाई चांस 2000 इन्होंने मान लिया
और कम से कम 25 से 30 लाख लोग जो है बिजनौर और मुजफ्फरनगर ये सब लोग जो है यहाँ के मूल निवासी बन जाएंगे। उसके बाद आने वाले टाइम में 10-15 साल 20 साल बाद जब आपके शासन में, प्रशासन में, सचिवालय में, विधानसभा में जब जो है धीरे धीरे जो लोग इस टाइम मौजूदा काम कर रहे हैं जब वो रिटायर होंगे, उसके बाद जब वो दोबारा नौकरी लगेंगे तो कौन लोग नौकरी लगेंगे या आप देख लेना किसको लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के पहाड़ के आदमी को लाभ ऐसा मिलेगा। मिजाज क्यों है राजनीति का कि अभी जुम्मा जुम्मा टिहरी उपचुनाव हो रहा था, आपके प्रत्याशी, आपके नेता, आपके बैनर तले, आपके मंच तले इन तमाम चीजों को कह रहे थे जिससे आप आगाह कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड को इतना बड़ा खतरा था तो उस राजनीतिक प्रचार के कार्यक्रम टिहरी चुनाव के दौरान आप ही के नेता इस बात को बोलते थे। टिहरी चुनाव तो कोई मुद्दा ही नहीं है। टिहरी उपचुनाव कोई मुद्दा नहीं है। टिहरी उपचुनाव में तो मूल निवास की आप बात कर रहे होंगे कि हमारे प्रत्याशी ने बोला होगा, इसी वजह से जो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उसको हमने पार्टी से निकाला। बाकी मुद्दे सब एज इट इज हैं। बाकी परसिमन का मुद्दा तब भी था, परिसंपत्ति का मुद्दा तब भी था, टिहरी डैम का मुद्दा तब भी था, विस्थापितों का मुद्दा तब भी था, सितारगंज का मुद्दा तब भी था, आवास विकास का मुद्दा तब भी था। सारे मुद्दे बरकरार हैं। कौन सा दल ऐसा होगा जो नहीं मानेगा इस बात को? चलिए मान लेते हैं आपके मुद्दे बरकरार हैं। अब निकाय है, पंचायत चुनाव और फिर लोकसभा का भी चुनाव है 2014 में। अमूमन आप कह रहे हैं हमारी तैयारी है, हम उतरेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह देखा जाता है कि लोग या तो टिकट उस दल से लेते हैं जहां से उन्हें पैसा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, चाहे उन्हें वोट एक ना पड़े, तो वो उनको लगता है कि कुछ पैसा जो है नॉमिनेशन करा दो और बाकी पैसा जो है जेब में रख लो। कमाने के लिए भी लोग जो है टिकट मांगने जाते हैं, या टिकट उससे मांगते हैं जहां उन्हें लगता है 2, 4, 5, 10% ये पार्टी का कैडर वोट है, ये हमें पड़ेगा, बाकी वोट हम अपनी मेहनत से करके हम चुनाव जीत पाएंगे। आपके पास धनबल शायद है नहीं, तो और बाकी कैडर बल आपके पास क्या है कि लोग आपके पास वोट टिकट मांगने आएंगे? अगर आप देने को तैयार भी होंगे तो टिकट क्यों लेगा कोई आपसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे उत्तराखंड के शुभचिंतक बहुत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और हमारी पार्टी में ज़्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब ईमानदार लोग हैं और अच्छे, जिनको चिंता है इस प्रदेश की कि भाई हमने इस प्रदेश को जो है एक नई राह दिखानी है। और ऐसी बात नहीं है, पंचायत चुनाव में हम और नगर पालिका के चुनाव में हम अच्छी भूमिका में रहेंगे। और जहाँ तक लोकसभा का सवाल है तो लोकसभा तो उसके बाद है, जब हम पंचायतों में अपने ठीक ठाक पोजीशन में आएंगे फिर लोकसभा के बारे में सोचा जाएगा। जनरल वीके सिंह से भी बातचीत हुई, गुप्त बैठकें जनरल टीपीएस रावत की, कुछ मायने निकलते हैं उसके पॉलिटिकल? नहीं, उनका वो एजेंडा दूसरा है। वो देश के हिसाब से वो उन्होंने जो इशू उठाया है और जो उन्होंने संगठन खड़ा करा, हम उनके एजेंडे के साथ हैं कि भाई भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पे पहुंच गया है, और वो लोग भी चाहते हैं कि जब फौज तक अछूती नहीं है तो वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ इन इशू को उठा के जो है देश की जनता को जागृत किया जाए, ताकि कम से कम एक रास्ता तो निकले, लोग समझें तो सही कि भाई नहीं भाई ये सब ठीक नहीं हो रहा, इसको हम ठीक करने के लिए एक होना चाहिए। एक होना चाहिए तो अगर वो दल बनाते हैं, क्योंकि वो जनरल नहीं वीके सिंह कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, वो राजस्थान में उनके लिए सीट की तलाश हो रही है। भले उनको कई राजनीतिक दल बाबा रामदेव उनका साथ दे रहे हैं, बाबा रामदेव के कार्यकर्ता ग्राम स्तर पर काम कर रहे हैं देश के भीतर, तो क्या माना जाए कि 2014 से पहले राजनीतिक दल रक्षा मोर्चा भारत की रक्षा के लिए बनने वाले उस मोर्चे में विलीन हो जाएगा? नहीं, ये उनका जो हमारी उनसे बातचीत हुई है और जिस प्रकार से उनका एजेंडा है, वो शायद मेरे ख्याल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भले ही कई राजनीतिक उनको ललचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका एजेंडा चुनाव नहीं, ना वो चुनाव लड़ेंगे। वो ये चाहते हैं कि हम देश को जागृत करें, देश में जाएं, और जैसे वो जगह जगह जा रहे हैं और देश की जनता को ये बताएं कि भाई हमको आप लोग जागृत हो जाओ, अब वो समय आ गया है। और जिस प्रकार से जो है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिस प्रकार से जो है यहाँ इस अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया गया है, इससे बाहर निकलने की वो है, और एक ईमानदार पारदर्शी सरकारों को लाने की ज़रूरत है। लेकिन आप इस बात को कह रहे हैं, रामदेव तो तैयारी करवा रहे हैं, रामदेव तो कह रहे हैं कि वो समर्थन करेंगे, और समर्थन ही नहीं करेंगे बल्कि अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे, स्वयं नहीं लड़ेंगे। जनरल वीके सिंह उनके उम्मीदवार हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तब अगर रक्षा मोर्चा चुनाव लड़ रहा होगा तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहा होगा, तब रामदेव और जनरल वीके सिंह की पार्टी के खिलाफ लड़ रहा होगा। फिर वैचारिक मत समानता होने के बाद भी राजनीति के रण में आप जो है फिर दुश्मन बन जाएंगे। अभी तक मेरे ख्याल से इस विषय पे जो है कोई खास बात निकल के नहीं आई है कि रामदेव जी पार्टी बना रहे हैं या वीके सिंह जी कोई, वो सिर्फ सीधी और सच्ची बात यह है कि वीके सिंह जी का जो मुद्दा है वो ये है कि देश में भ्रष्टाचार कम हो, एक अच्छे लोग राजनीति में आएँ और एक व्यवस्था जो है सुधरे। अभी तक यहीं तक इस एजेंडे पे भी बात है, इससे आगे कोई बात नहीं है। आपके कुछ नेता बीजेपी की चौखट पर खटखट कर रहे हैं कि वहां उनको प्रवेश मिल जाए, जिनमें से केदार सिंह फोनिया और कुछ 4 पूर्व विधायक जो बीजेपी के थे, उन सब ने एक बार एक बैठक करके फिर एक आगाह किया था
कि हमको तो ले लो, नहीं तो हमें नहीं 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 नहीं, केदार सिंह फोनिया जी, तो आज भी हमारी बैठक थी हमारी, हर मंगलवार को हमारी बैठक होती है। और बीजेपी की चौखट पे हम नहीं जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के जितने नेता हैं, जितने पूर्व एमएलए हैं, या जिनके टिकट काट दिए गए थे, या जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो सब लोग, चाहे वो कुमाऊँ हो, गढ़वाल हो, मैदान हो, पहाड़ हो, सब लोग संयुक्त रूप से एक रणनीति बना रहे हैं। और बहुत जल्दी जो है आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। वो सब लोग जो है उत्तराखंड रक्षा मोर्चा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब चेहरा जो हमें दिखता है उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का, कमिश्नर पांगती, राजेंद्र भंडारी, राजेंद्र पंत, उसके बाद टीपीएस रावत, केदार सिंह फोनिया, कुछ और नए चेहरे नहीं जोड़ पाए आप? बिल्कुल जुड़ रहे हैं बिल्कुल। हमारी बताएं लोगों को। बहुत सारी नेताओं से हमारी बात चल रही है, और इसका खुलासा करना अभी ठीक नहीं है। और ये आपको संभवतः इसी महीने या अप्रैल फर्स्ट वीक, या मतलब अप्रैल तक जो है बहुत सारे कुछ अप्रैल फर्स्ट को करेंगे तो 1 अप्रैल को आप? नहीं, 1 अप्रैल करेंगे। कम से कम अप्रैल के महीने में या मार्च में जो है हम जो है बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनको पॉलिटिकल बोला जा सकता है, और जो लोग वाकई अच्छी छवि के लोग होंगे। कुछ एक्सरसाइज आपने की होगी, माना जा रहा है कि बहुत जल्द कभी भी जो है निकाय चुनाव हो सकते हैं। कैंडिडेट को लेकर कि कहाँ आप लड़ने वाले हैं, किस आधार पर लड़ने वाले हैं, आपके बैनर पोस्टर कहाँ से छपेंगे, इस पे हमारी एक्सरसाइज चल रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई वही लोग आगे आएँ, आ रहे हैं लोग बाग आगे आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो है हमने एक सबको एक संदेश भेजा हुआ है कि जिसको जो है चुनाव लड़ना है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए। तो लोग बाग अपना नाम नोट कराएं कि भाई मैं फलाने वार्ड से लड़ूंगा, मैं फलाने वार्ड से लड़ूंगा, मैं फलाने वार्ड से लड़ूंगा। अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये वार्ड सामान्य है या ये वार्ड जो है आरक्षित है। तो ये सब चर्चाएँ चल रही हैं, लेकिन ठीक ठाक लोग आएंगे और लड़ेंगे, अपनी व्यवस्थाओं से लड़ेंगे। वो कुछ चेहरे आप बता सकते हैं कि अगर मैं देहरादून की बात करूं मेयर का, तो किस में कसमकस है आपको टिकट देने में? अभी ये तय ही नहीं है कि जो है यहाँ सीट कौन सी होनी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच के पास तो चेहरे हैं। अगर महिला होती है तो महिलाओं में इतनी महिलाओं के बीच झगड़ा हो रहा है, इतने पुरुषों के बीच झगड़ा हो रहा है, टिकट को लेकर कमी नहीं है, कैंडिडेट बहुत है। लेकिन कोई कुछ नाम तो हो कि आपको दिक्कत आ रही हो कि रात को सिफारिश करने आपके पास आते हो? नहीं, बहुत हैं। अब हमारे पास तो कांग्रेस के भी वो चेहरे, ऐसे चेहरे आ रहे हैं, बीजेपी ऐसे चेहरे आ रहे हैं कि जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमको टिकट दो। तुम मतलब ये है कि यदि टिकट वहां से नहीं मिला तो आपके लिए एडवांस आपकी चौखट कई हैं, अगर नहीं मिला तो आप लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास भी अपने लोग हैं और सब तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जैसे आप तैयार हैं टिकट देने के लिए उनके बागियों को, ऐसे ही वो जो नया दल बनाया उत्तराखंड जन क्रांति दल दिवाकर भट्ट जी की अगुवाई में, देखो दिवाकर भट्ट जी ने या जो भी ये यूकेडी की वाली जो बात है, इन्होंने इन लोगों ने फिलहाल अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है जी। और यूकेडी के 4 हिस्से हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। पंवार जी का गुट अलग काम कर रहा है उधर, आज उनका आपस में झगड़ा चल ही रहा है, प्रीतम पंवार जी का उनका आपस में। दूसरा लक्ष्मण सिंह चुफाल जो है, उन्होंने एक अलग यूकेडी बना रखी है, इधर दिवाकर भट्ट जी ने एक अलग बना दी है। तो यूकेडी की क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में जो है लगभग ख़त्म की ओर है। जिस उम्मीद के साथ यूकेडी से लोगों की विचारधारा और भावनाएं जुड़ी हुई थी, उससे लोग आहत हैं। और इसीलिए जो है मेरा ये कहना है, स्पष्ट मानना है कि उन सब प्रगतिशील लोगों को, उन सब क्षेत्रीय संगठनों को जो वाकई इस उत्तराखंड का भला चाहते हैं, उनको एक मंच पे होके और एक मुहिम के साथ जो है काम करना चाहिए, तभी हम उत्तराखंड को बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं। लेकिन जो जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, यदि हमने सदन के भीतर देखें तो 3 और 4 की संख्या तो आज भी है उनकी। आपने जोड़ पाने में या आपने कोई मिशनरी काम किया कि नहीं? अब आपके पास वीटो पावर है, सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, तो इन मुद्दों को, जो इस राज्य के मुद्दे हैं, इनके आधार पर हम आपका साथ देते हैं, आप हमारे साथ आइए या हम आपके पीछे चलते हैं, अगवा बनिए। शायद ऐसी एक्सरसाइज मुझे तो लगता नहीं है हुई है। बड़ी बात यह है कि दिवाकर भट्ट जी, देखो नहीं, अगर आप प्रीतम पंवार की बात करें, हरीश दुर्गापाल की बात करें, दिनेश जनाई की बात करें, मंत्री नथानी की बात करें, तो 4 एक तरह से निर्दलीय इन्हें मान लिया जाए। निर्दलीय माना 4 ताकत हो सकती हैं जो सरकार से कोई निर्णय करा सकती है, मान लिया जाए, लेकिन जो है उनके अपने एजेंडे हैं जी। चाहे वो दुर्गापाल जी हों, दुर्गापाल जी कहीं और से गाइड होते होंगे, कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। मंत्री प्रसाद नथानी है, वो भी कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। उनके आप भी कांग्रेसी पृष्ठभूमि के रहे हैं। उनके हाँ बिल्कुल, उनके पास भी जो है किसी न किसी कांग्रेसी नेता, सरकार कांग्रेसी है तो किसी न किसी कांग्रेसी नेता का हाथ उनके ऊपर है। ऐसे दुर्गापाल जी का, ऐसे दिनेश जैन के ऊपर। तो ये लोग, जहाँ तक प्रीतम पंवार जी का सवाल है, वो अपने आप में व्यक्तिगत एक अच्छे व्यक्ति हैं और उनको कम से कम जिस यूकेटी पे, अब जैसे चुनाव आयोग ने सिर्फ एक ही यूकेटी को मान्यता दी है, जी जी, रजिस्टर्ड दल की,
चुनाव चिन्ह की नहीं थी, चुनाव चिन्ह तो उनका खत्म हो चुका है। जी जी चुनाव चिन्ह तो किसी के पास परमानेंट, हमारे पास भी नहीं, उनके पास नहीं, हम सिर्फ रजिस्टर्ड दल है, मान्यता प्राप्त दल कोई नहीं है। जी। लेकिन यूकेडी को एक ही दल को मान्यता मिली है, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो अपने दल को बचाना चाहते हैं तो उन सब लोगों को जो है इस सत्ता के मोह से बाहर निकल के, अगर उनके अपने अध्यक्ष नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबको जोड़ के और उनको अपनी पार्टी को बचाना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन यूकेडी तो फेंकने को तैयार है प्रीतम पंवार को, तो लपकने के लिए दिवाकर भट्ट की जो नया दल है वो तैयार है। उनके अध्यक्ष से हमारी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे हम तैयार हैं, हमारे यहाँ आ जाए। आप भी क्या ये कोशिश तो नहीं कर मेरे रहे? ख्याल से ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि निलंबन कर दिया गया है मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद, अंतिम चेतावनी देने के बाद समर्थन वापसी और बाहर आने में क्या औपचारिकता बाकी है? देखिए भविष्य में क्या होता है, ये तो सब भविष्य गर्म है, अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। अभी उनके नहीं, दल, लेकिन अगर ऐसा ये होता उनके दल का मामला है। ऐसा होता है तो ये जानकारी मिली है कि नहीं, मेरी तो प्रीतम पंवार से, मेरी तो सिर्फ आपके नेताओं से भी जो है बैठ के हुई है मेरी तो बंद कमरों सिर्फ में। ये है कि इन लोगों को अपनी ईगो छोड़ के जी। और जो चेहरे ऐसे हैं कि जिनसे लोग अब फेडअप हो गए हैं, उनको पीछे करके ऐसे चेहरों को आगे करना चाहिए और सब लोगों को एक होकर जो है लड़ाई लड़नी चाहिए, मेरा ये मानना है। 2014 के दंगल की भले ही तैयारी थोड़ी दूर हो, लेकिन अगर बीजेपी का जो मोटा मोटा लगता है जनरल ही उनके प्रत्याशी हो सकते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी तय सतपाल महाराज, दोनों ही पुराने दो खास मित्र रहे हैं जनरल टीपी रावत के, दोनों ने ही एक बार टीपी रावत को चुनाव लड़ाया लोकसभा का। और अगर क्या इनके रण के बीच टीपी रावत उतरेंगे या ये पलायन कर देंगे? इस बारे में भी बहुत जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन मैदान आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम। और अगर मैदान में डटेंगे तो दोनों ही मित्रों के खिलाफ किन मुद्दों पर लड़ेंगे? राजनीति है तो। क्योंकि दो चुनाव, एक चुनाव ये दोनों ही लड़ा चुके हैं। टीपी प्रदेश को बचाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, रक्षा मोर्चे को आगे लाना है, करना पड़ेगा। चलिए, प्रदेश को बचाने के लिए रक्षा मोर्चा ही विकल्प है, लेकिन आपका विकल्प क्या है? आज आपने बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भंडारी जी हमारे साथ, भंडारी जी थे। फिलहाल मुझे और भंडारी जी को नमस्कार।